बचपन की बिल्कुल छोटी-सी तक की तस्वीर है। ये कैसे मिले आपको? क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है 1998, मैं गलत नहीं हूँ, सितंबर के महीने में इतना बड़ा बाढ़ आया था, पहली बार हैदराबाद में 3 सालों के बाद। और मैं ईडब्ल्यूएसएच के घर में रहती हूँ, यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन हाउस, जो आज एससी, एसटी और बहुत ही यानी आर्थिक रूप में जो छोटे होते हैं उनको इधर दिया जाता है। मैं उस घर में पल के बड़ी हुई हूँ। हमारा घर हैदराबाद ओल्ड सिटी कॉन्स्टिट्यूंसी के याकतपुरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में संतोष नगर में रहता था, और हमारा घर 3 फीट नीचे होता है और रोड ऊपर से जाता है। और इतनी बारिश आ गई कि पूरा पानी घर के अंदर आ गया और फिर कमर तक पानी आ गया था ऐसा। तो मुझे समझ में नहीं आया कि मेरे सारे फोटोज, ऑलमोस्ट मैं अभी तक मेरे हिसाब से मैं पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़ रही थी, 15-20 ऑल्बम्स पूरे पानी में बह गए। मेरे पास एक फोटो नहीं है। नजर जी आप तो बड़े होशियार निकले, इतने सारे फोटोज पता नहीं कहाँ से लिए, आप मुझे भी एक कॉपी दे दीजिए। अच्छा लग रहा उसको देखकर, क्योंकि मैं भूल गई थी वो माधवी करके। बिल्कुल मैं आपको शेयर करूँगा और आपको बता दूँ कि इनको ढूँढने में काफ़ी मशक्कत हमारी टीम को करनी पड़ी। लेकिन ताजुब की बात तो ये है रजत साहब, आज भी कॉन्स्टेंसी रहती है, आज भी कॉन्स्टेंसी रहती है। मेरा उम्र तो सबसे छोटा फोटोग्राफ आप दिखाया वहाँ पर, मैं 3 साल की हूँ और टुडे ऑलमोस्ट 50 ईयर ओल्ड। कुछ नहीं बताया जाता आपको, क्या नहीं करता। अभी भी जब बारिश गिरता तो वही हालत है। आज भी ईडब्ल्यूएस से छोटे घरों में लोग रहते हैं और इतना सेक्युलर है वहाँ का राजनीति कि बेचारे मुसलमान भी इतने गरीब है जितने हिंदू हैं वहाँ पर। डांट देना चाहिए कि उन्होंने सेक्युलर रहना तो नहीं छोड़ा था, गरीबी में भी सेक्युलर की दिखा दी उन्होंने, डांट देना पड़ेगा। आज भी वहाँ पे स्कूल्स नहीं है, आज भी वहाँ पे कॉलेजेस नहीं है, आज भी बच्चे डरते हैं मोहल्ले में चलने के लिए। तो क्या यादें हैं, कैसा माहौल, कैसा वातावरण होता था उस समय उस ओल्ड सिटी में? ज्यादा दूर के साथ मैं कुछ अपने घर के बारे में बात करती हूँ। मेरे घर के सामने जो रोड है, तो हम सब तो सब साइकिल पे चलने वाले थे। मेरे पिताजी को तो एक साइकिल था, वो छोटे से मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में स्पोर्ट्स इंचार्ज थे। लेकिन जब भी कोई त्योहार होता था, मुसलमान का रहने दे या हिंदू का रहने दीजिए, लोग बड़े मजे में अपने त्योहार मनाते थे। तो पता नहीं, मैं बहुत छोटी थी इसलिए रोड बड़ा दिखता था, क्या नहीं में रोड बड़ा था। आज इतने सालों के बाद जब वही रोड पे मैं निकल पड़ी तो रोड के ऊपर घर आ गए, और जिस मोहल्ले में 100 हिंदू थे, आज सिर्फ 5 हिंदू के घर हैं। हाँ, मैं मानती हूँ कि मैं 1990s में 80s में जो कम्युनल वॉइस हुए थे, रात पर हमको डर लगता था कि मैं बहुत छोटी थी और घर के हर एक आदमी पुरुष जो भी बड़े हैं एक डंडा लेकर उनको पहरी मारना पड़ता है, घर के औरत को नीचे हाथ में लेकर पोटी बनाकर तैयार रखा है। आप पूछिए क्यों? पता नहीं आधी रात को कौन एक अलग जगह से आगे 10-15 लोग असर हो गए, तो कोई भी आवाज से एकदम चौंक के उड़ जाती थी। इतने सालों के बाद सच्चाई तो ये है, तब कम्युनल राइट्स होते थे, अब पॉलिटिकल राइट्स हो गए, फर्क कुछ नहीं रहा। लेकिन माधवी जी, हम तो हैदराबाद को जानते हैं IT सिटी के तौर पर, दुनिया में इसका नाम है। जिस हैदराबाद के बारे में आप बात कर रहे हैं वो तेलंगाना राष्ट्र का कैपिटल सिटी है, और जिस हैदराबाद के बारे में मैं बात कर रही हूँ मतलब भी तो ये है कि वो लोकसभा पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी है, जिसके दरमियान 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी आते हैं। नैस्कॉम ने पिछले साल बताया कि तकरीबन 3 लाख नए IT जॉब्स पूरा देश भर में भर्ती होते हैं, जिसमें से ऑलमोस्ट 1,20,000 नौकरियां सिर्फ तेलंगाना के राजधानी हैदराबाद में भर्ती होती है। और आप सबको ताजुब होगा, उसमें से 2-3% भी हैदराबाद का लोकसभा पार्लियामेंट में भर्ती नहीं होती है। और जिस किसी ने IT जॉब लानी है, समझ लीजिए किसी भी हालत अच्छे पढ़कर
मुझे उसे पकान कर कर मेहनत करते हैं। उसके बाद वो हैदराबाद लोकसभा पार्लियामेंट से निकल जाते हैं, हाईटेक सिटी चले जाते हैं, क्योंकि उनको रहना नहीं है, उस दिल्लत में नहीं रहना, उस गरीबी में रहना। आप कहते हैं कि जो मुस्लिम बच्चे हैं उनको मदरसों में जाना चाहिए, मदरसों में बेहतर एजुकेशन होनी चाहिए, लेकिन मेरी जानकारी है कि आपने अपने बच्चों को स्कूल भेजा ही नहीं। आपने अपने बच्चों को घर में बैठा के पढ़ाया। साहब, जब मैंने अपने बच्चों को घर में बिठा के पढ़ाया है, मेरा पहला कारण ये था कि मेरे बच्चे रोते रोते कभी स्कूल नहीं जाना था मुझे। जब बच्चे हंसते खेल सकते हैं, हंसते हंसते कैडबरी खा सकते हैं, हंसते हंसते सिनेमा देख सकते हैं, कार्टून देख सकते हैं, तो हंसते हंसते बताइए पढ़ाई क्यों नहीं कर सकते। मैं 25-30 साल तक टीचर रह चुकी हूँ, तो मुझे हर वक्त ये सवाल था कि बच्चे हफ्ते में क्यों नहीं पढ़ सकते। और मैं जिस क्लास में भी जाके पढ़ाई करवाई बच्चों से, एक भी बच्चा आज तक रोया नहीं है। और दूसरी बात मदरसों का आता है तो उनके माँ बाप कहाँ इतने पढ़े लिखे हैं साहब, अगर होते तो आज क्या ये हालत होती। मदरसा में बच्चे इसलिए जाते हैं कि उनके माता पिता कम से कम 5वीं कक्षा में 6 कक्षा भी नहीं पढ़े हुए थे, 6वीं कक्षा। तो मेरा जो एग्जाम्पल था, काश वो मदरसों के बच्चों की जिंदगी में होती तो सबसे पहले नहीं पूछती। उन मदरसों को जो चलाने वाले लोग हैं, जिन मुस्लिम महिलाओं के पास आप बार बार मिलने जाती हैं, वो लोग कहते हैं कि ये माधवी लता हमारे यहाँ तक के महिलाओं को भड़काती है। उनको कहते घरों से बाहर निकलो, आप उनको कहते कुछ काम करो, तो आपको कहते बच्चे पैदा मत करो। साहब, मैं आपके 3 सवालों का इसी सीक्वेंस में जवाब दे देती हूँ। पहली बात तो ये है, जिन मदरसों को मैं खाना भिजाती हूँ, मेडिकल कैंप्स फ्री में करवाती हूँ, उनको दवाइयाँ फ्री में देते हैं हम लोग, और उनको रोज़ा के टाइम पे, इफ्तार के टाइम पे भी हम खाना भिजाते हैं, ब्लैंकेट देते हैं, कपड़े सिलवाते हैं, रेफ्रिजरेटर देते हैं, अलमारा भिजाते हैं। लेकिन आप चौंक जाएंगे जब ये लोग हमसे कहते हैं माँ ये सब कर रहे हैं, लेकिन कहीं भी मत बताना हमारा मदरसा का नाम क्या है और हमारे बच्चे और हम कैसे दिखते हैं, क्योंकि मोहल्ले से हमको डरावनी चेतावनी आते हैं कि खबरदार आप बाहर से किसी से को मदद के लिए। एक तरह की सच्चाई है। और कोई मौलाना साहब भी तो ऐसा है कि कहते हैं कि अगर आप में से कोई आएंगे यहाँ पर तो आपके काम तोड़ देंगे। मेरे ही चुपचाप आप देना है, चुपचाप आपको हासिल करना है। अब आपकी दूसरी बात कहवाएंगे कि हम औरतों से ये नहीं कहते आप बच्चे पैदा मत करें, हम ये कहते हैं उनसे आप कितने भी बच्चों को पैदा करिए, पांडवों को पैदा करिए, कौरवों को पैदा मत करिए, कहते हैं सारा उनसे। हम ये कहते हैं उनसे कि आप बच्चों को भी पैदा करें, लेकिन उनको खाना नहीं दे रहे आप, उनको कपड़ा नहीं दे रहे आप, उनको पढ़ाई नहीं दे रहे आप, तो देश के लिए किसको दे रहे हैं? क्योंकि सिर्फ एक माँ ही जान सकती है कि और एक माँ की दर्द। एक माँ आप बच्चों को पैदा कर, लेकिन देश के लिए नाज बनाए। एक छोटा सा बच्चा जिसको पता तक नहीं है इसने क्यों धरती पे आया है, वहां तक इसकी जिंदगी चली जाती है जहाँ पीछे पलट के होने के लिए थोड़ा भी गुंजाइश नहीं बच जाती है। बस ये बात सिखाती है आपको। जब आप ऐसी बातें कहते हैं तो वहाँ के लोग कहते हैं ये हैदराबाद को बदनाम कर रही है, वो सिटी को बदनाम कर रही है, वहाँ की लड़कियों के बारे में आप कहते हैं यहाँ तो सिर्फ लड़कियाँ पीछी जाती हैं। साहब, एक 15 दिन की पहले की बात है, एक लड़की दिल्ली से अपने मम्मा को, अपने वालिदा को फोन करी थी हैदराबाद, मम्मा आप अभी दावत दे दीजिए, वहाँ पर अगर पैसे हैं तो आपकी बेटी को 18 बार शादी हुई है। ये सच्चाई है। 16 साल की लड़की को एक 70 साल की इंसान से शादी होता है अरब से। क्या लड़की अपनी घर की लड़की भी लड़की नहीं होती? तो मदद कहाँ से आया था? लड़की तो सभी की लड़की होती है, मेरी भी 2 लड़कियां हैं, मजाल किसकी को ऐसा कर। मैं ये समझाती हूँ औरतों को, मैं अपनी लड़की को 21 साल तक शादी न करूँ, मैं अपनी लड़की को इतना अच्छा पढ़ा के बड़ा करूँ। एक माँ और एक माँ के बीच में ये मदद नहीं आता था। सिर्फ लड़की प्यार अच्छे ससुराल में जाए, एक शानदार एक इज्जतदार लड़के से ब्याह करवाए, पढ़ी लिखी हो और उनकी घर गृहस्थी अच्छी होती,
बस यही हम प्रार्थना करते हैं भगवान से। और आप चौंक जाते हैं, ऐसा बहुत सारे गलियां हैं, गरे हैं जो पसमंदे के हैं, जिनकी आवाज 4 दीवारों के बाहर नहीं निकलती है, जो गरीबी में दलदल में 2 बार 3 बार 4 बार शादियां करवा देते हैं, क्योंकि वो पैसों से पीछे 8 या 7 बच्चों को खाना देती है। तो कोई लड़की बिक जाती है साहब किसी घर में खाने लाने के लिए। आप जब इस रूप में आप बिंदी लगा के रुद्राक्ष पहन के मांग में सिंदूर भर के मुस्लिम इलाकों में जाती हैं, गलियों में जाती हैं, तो घुसने देते हैं आपको? 8 साल से मैं खास कर इसी मुसलमान की गलियों में काम कर रही हूँ। एक बार भी सच्चाई आज मैं बयान कर रही हूँ, एक बार भी एक मुसलमान औरत या परिवार मुझसे ये नहीं कहा कि आप कैसे आ सकते हैं, ऐसे नहीं आ सकते। हाँ, अब मुझे सच बात करना पड़ेगा। हमारे प्यारे असद जी के लोग आते थे हमारे राशन का थैलियां ढूंढने के लिए, कौन है ये, कहाँ से आए हो, क्या कर रही है सब, क्यों कर रही है सब। और अक्सर मेरे ड्राइवर साथ जाते थे कि इससे मेरे साथ 2 या 3 लोग आते थे मेरे पास काम करने के लिए। और जब भी मैं इनके पास जाती हूँ, औरतों के पास, उनके दर्द समझने के लिए, उनके दुख समझने के लिए, मैं खाली हाथ नहीं जाती हूँ, 1 महीने का राशन लेके जाती हूँ, क्योंकक्योंकि मुझसे मिलने के बाद कोई माँ अपना घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। बस इसलिए बच्चे को खाना मिले नहीं मिले। हैदराबाद के गुंडे और जितने भी लोग होते हैं वहाँ पे जो गुंडागर्दी करते हैं, उनसे लड़ने की हिम्मत आपने कहाँ से आती है? ये मेरी हिम्मत अकेली करनी है। कितने सालों से जो हिंदू और मुसलमान दोनों एक ही तरह से लड़ते आए, मैं उनसे तो महान नहीं बचा। वही शायद मुझे हिम्मत दी है। अगर यही सोच के जाएंगे इंसान, तो क्या आज हम स्वतंत्र भारत देश में से बैठे हुए दिखते? किसी ना किसी को आगे बढ़ना चाहिए। अगर वो मैं हूँ, मैं अपने आप को भाग्यशाली समझ रही हूँ। लेकिन आपकी हिम्मत के हिस्से सिर्फ गुंडों से लड़ने में नहीं है। मैंने सुना कि जब शादी करने का मौका था, तो अखबार में विज्ञापन देखा, लड़का पसंद आया, अपनी चली गई उसके घर। हाँ, कहते कह देते लड़का लड़की के घर में चले गया। मेरे पति के घर में नहीं रुके हूँ। हाँ, जब वो बिजनेस की जा रहे थे, एक दिन आए थे फ्रॉम चेन्नई। बड़े इंटरेस्टिंग एड आ रहे थे वो शादी के बारे में, और मुझे 25 साल आ गए थे और मैं शादी नहीं कर रही थी। मेरे पापा थक गए थे मेरे लिए लड़का ढूंढते ढूंढते, क्योंकि बहुत लंबा थोड़ा लिस्ट था, मेरा भी कुछ कम नहीं था। सबसे पहला ये था कि वो दहेज में लेना है, और उन्हें खुद आके उनके खर्चे से मुझे शादी करके लेके जाना है। मैं बोलती अरे पूरे वेद बोलते हैं महालक्ष्मी को घर ला रहे, तो महालक्ष्मी खर्चा करके थोड़ी किसी का घर जाती है। खर्चा तो वो करना चाहिए ना, महालक्ष्मी को लेके जाए। और भगवान के दया ऐसी हुई, ऐसा लगता था काशी के विश्वेश्वर स्वयं आ गए, क्योंकि मेरा पति का नाम भी विश्वनाथ शर्मा जी है। तो पूरे शादी का खर्चा स्वयं उठाकर मेरा डोली लेके घर लेके गए। 1 भी रुपया मेरे बच्चे का खर्चा नहीं किया, और मैंने कभी नहीं दिया। आपने शादी का सीक्रेट बता दिया, अब ये भी आप बताइए कि राजनीति में कैसे आए? अब कितने ताजुब आप हैं, उतने ताजुब मैं भी हूँ। आप सब लोग देख रहे थे होंगे ना, जब लोकसभा के नाम कह रहे थे टीवी में, चैनल्स में, मैं भी आप ही के साथ देख रही थी, मेरे पति और बच्चों के साथ बैठकर। स्क्रोल में मेरा नाम आ रहा था और मेरा नाम बोल रहे थे। मेरे समझ में नहीं आया, तो मेरा क्यों नाम है ना, मैंने एक बार ऐसा किया अपने आप को, वो मेरा ही नाम था। बस इतना ही मैं जानूँगी, इससे ज़्यादा मैं नहीं जानती। आप कह रही कि आप कभी बीजेपी के किसी लीडर से नहीं मिली, कभी मोदी जी से नहीं मिली, सीधे आपको लोकसभा में वो भी ओवैसी साहब के खिलाफ खड़ा कर दिया।
साथ मैं भाग्यशाली समझती हूँ अगर इसके पहले मोदी जी का दर्शन हो जाता था मुझे जो उनका दर्शन नहीं हुआ था मैंने तो टीवी में देखा है और ये टिकट मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि इस कारण तो उनका दर्शन हो गया मुझे बस वो इस युग के महायोगी है और बिना मेरा सूरत देखे बिना मुझे जाने पहचाने सिर्फ मेरा काम देखकर मेरे बारे में मेरे 20 साल का चैरिटेबल वर्क देख मैंने 1008 नॉर्मल डिलीवरी फ्री डिक्लेयर किया था पूरा हैदराबाद लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी को 8-10 महीने पहले ये सब भी जानकर मैं क्या बताऊं उस शख्स का जिसका नाम है मोदी भाई पर दिल्ली में बैठकर देखे नहीं मुझे सिर्फ जाने मेरे बारे में और उनको लगा कि ये लड़ सकते असत्य और उन्हें टिकट दे दिया अभी बताइए इससे अच्छा ट्रांसपेरेंट पॉलिटिक्स क्या हो सकता है मैं तो छूंगे आई एम टोटली फ्लैट बिकॉज मैंने आपका नाम आया तो सब लोग गूगल सर्च करने लगे ये कौन है किसको टिकट दे दिया साहब ऐसा कह रहे थे हिंदी रूम में वो कौन थी सब हम ग्रुप तो नहीं है हम इंसान है और कुछ अच्छा करने आए वैसे साहब भी आपसे ये कह रहे हैं कि वो कौन थी उसको लेकर कुछ इल्जाम मेरे पास में है हम एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत के मानवी लगातार इस्लाम और सवाल आपका एक लेचिंदी निद्र लेचिंदी मदिना लोकम दतरिलिंदी पुरुष प्रपंचमु इसका मतलब है जाग गई औरत और गिर गया पुरुष वहां के हमेशा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्योंकि क्रॉम्पटन फैंस की ब्यूटी बनाए हर सेल्फी को पिक्चर परफेक्ट वो क्या एहसास है जो बना देता है हर लम्हे वो मेरी मामला हर लम्हा नया पिक्चर है जल्दी चुपती गर्मी में ऐसी राहत कोई और देगा नहीं सिम्फनी जरूर देगा ठंडी ठंडी टेंशन फीलिंग सिम्फनी इंजीनियरिंग के लास्ट ईयर से ही पता था पूरी लाइफ तो सेट है सुना है मेक इन इंडिया और स्टार्टअप्स देश को आगे बढ़ा है और जब देश आगे बढ़ा कोई पढ़ा लिखा लोग अब पीछे रहेगा बोला गया था करोड़ों को रोजगार मिलेगा पर मिलेगा ये नहीं पता मेरे विकास का दो हिसाब अरे बैठे लिखा है टेक्नोलॉजी से नहीं